हेलो स्टूडेंट। इसके पहले आपने कवि परिचय पढ़ा था और प्रथम कुंडली का अध्ययन किया था। आज हम अब दूसरी कुंडली का अध्ययन करेंगे। देखिए, कमरी थोरे दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान, बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, राती को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय, मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। यहाँ पर कमरी का अर्थ है कंबल। कमरी का र है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अर्थ आप कमरा या कमर से लें, बल्कि कमरी कंबल को कहा गया है। तो इसका प्रसंग है, यहाँ कवि ने कंबल के विभिन्न प्रयोगों का वर्णन किया है। अब व्याख्या। कमरी थोरे दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। यानी कवि यहाँ वर्णन करते हैं कि कंबल बहुत कम मूल्य में प्राप्त की जाने वाली वस्तु है और बहुत अधिक कार्यों में प्रयोग में लाई जा सकती है। बहुते आवे काम यानी अनेक प्रकार के कार्यों में प्रयोग की जा सकती है। खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। खासा यानी खास प्रकार के वस्त्र, जैसे मलमल और रेशमी वस्त्र, यानी जिन्हें सिल्क भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के वस्त्र को पहनने वालों के सम्मान को बनाकर रखने का कार्य कंबल के माध्यम से किया जा सकता है। क्योंकि मलमल का वस्त्र पारदर्शी के समान होता है, जिससे आर पार दिखाई देता है, इसलिए मलमल के वस्त्र का यहाँ पर नाम आया है। उनकर राखे मान, बंद जहां आड़े आवे, बक्चा बांधे मोट, राती को झारी बिछावे। अब यहाँ पर उसके अनेक कार्यों का वर्णन किया गया है कि बकुचा बांधे मोट, राती को झारी बिछावे। यानी अगर कोई व्यापारी व्यापार करने के उद्देश्य से किसी अन्य प्रदेश में या शहर में जा रहा हो, तब वह कंबल को साथ ले जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राचीन काल में लोग जब कार्य करने के लिए जाते थे, तो उनके लिए अन्य तरह के सामान तो होते नहीं थे, तो वे अपने कपड़ों में वस्त्रों में ही सामान को बांधकर व्यापार करने के लिए निकल पड़ते थे, गठरी बनाकर। तो यहाँ पर इन्हें इसीलिए उन्होंने ऐसी वस्तु का प्रयोग किया है कि जो ओढ़ने में भी काम आए, बिछाने में भी काम आ जाए और जिसमें सामान बांधकर एक स्थान से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर कंबल को इसके लिए प्रयोग में लाने योग्य बताया गया है कि कंबल ऐसी वस्तु है जिसे व्यापारी झाड़कर उसे बिछा सकता है और उस पर सो सकता है रात को, और उसमें सामान बांधकर गठरी के रूप में प्रयोग कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे झाड़कर ओढ़ भी सकता है। तो इस प्रकार कंबल के प्रयोग बताए गए हैं। क गिरधर कविराय, मिलत है थोरे दमरी, दमरी यानी दाम, मूल्य। यानी गिरधर कविराय कहते हैं यह बहुत कम मूल्य में खरीदी जाने वाली वस्तु है। सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमी। इसलिए मनुष्य को कंबल को हमेशा साथ रखना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से, कंबल के माध्यम से उनकी मान मर्यादा की रक्षा भी होती है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब ये लिखा गया उस समय के लोगों के लिए कंबल का मूल्य अत्यधिक था, क्योंकि एक कंबल और अनेकों प्रकार से काम में या उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु थी। इसलिए इसके लिए कहा गया है कि जिसके पास कंबल होता था उसका मान सम्मान समाज में बढ़ जाता था। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी, कि हमेशा कंबल अपने साथ रखें, क्योंकि कंबल से उनका सम्मान भी बढ़ जाता है। क्योंकि ये ऐसी वस्तु थी उस समय कि ओढ़ने, बिछाने, सामान को उसमें बांध कर ले जाने के लिए और मलमल के समान वस्त्र जो पहनते थे उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु के रूप में जानी जाती थी।
इसलिए इसे बहुमूल्य, कम कीमत की, किंतु उसका मूल्य अत्यधिक था लोगों के लिए। तो यहाँ पर इसका अर्थ समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे विशेष। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, प्राचीन काल से ही कंबल को सम्मान का प्रतीक माना गया है एवं कंबल के विभिन्न प्रयोगों का वर्णन किया गया है। जैसे कंबल को ओढ़ने योग्य, बिछाने योग्य और सामान को गठरी के समान प्रयोग में लाए जाने योग्य बताया गया है। दूसरा पॉइंट है भाषा शैली। हिंदी भाषा के शब्दों के साथ ब्रज और अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। शांत रस अगला पॉइंट है। फिर इसमें आता है छंद। यहाँ पर कुंडली छंद का प्रयोग किया गया है। पहले हमने पाठ में पढ़ा था दोहा छंद का प्रयोग साखी में। यहाँ पर सारे पद कुंडली छंद के हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा कुंडली छंद। फिर आता है काव्य सौंदर्य, जिसमें है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। अनुप्रास अलंकार की पहचान भी मैंने आपको बताई है यहाँ पर, कि एक ही वर्ण का शब्द अगर किसी पंक्ति में एक से अधिक बार आ जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और कुंडली की विशेषताएं आपको बता चुकी हूं मैं, कि प्रथम और अंतिम शब्द इसमें समान होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है इसकी कि चौथा चरण और पांचवा चरण समान होता है इसका, ठीक है ना। तो इस प्रकार कुंडली छंद की ये मुख्य विशेषता है। ये आप हमेशा इसको याद रखेंगे। इसके साथ आपका दूसरी कुंडली अर्थात दूसरा अनुच्छेद पूर्ण होता है। आइए अब हम तीसरी कुंडली का अध्ययन करें। गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण रहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अब आप इसमें देखिएगा, गुण के शब्द और गुण के शब्द प्रथम में भी है और अंतिम भी है। कुंडली की ये मुख्य विशेषता है। अब इसका प्रसंग देखिए कि यहाँ पर कवि ने गुणों के महत्व का वर्णन किया है। फिर से मिलाइए, अब आप सुन लीजिए प्रसंग। यहाँ पर कवि ने मनुष्य के गुणों के महत्व का वर्णन किया है। अब अर्थ देखिए। गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लहे न कोय। कवि यहाँ वर्णन करते हैं कि बिना गुण वालों को कोई भी ग्रहण नहीं करता, जबकि गुणवान को ग्रहण करने वाले हजारों मनुष्य होते हैं। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जिस प्रकार कौवा, कागा अर्थात कौवा, कोकिला अर्थात कोयल, कोय यानी कोई, यानी कौवा और कोयल के शब्दों को सभी लोग सुनते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। सभी लोग उनके शब्दों को सुनते हैं, किंतु कोयल अपनी मीठी वाणी के कारण, मधुर स्वर के कारण, सुरीली बोली के कारण सबको आकर्षित कर लेती है, जबकि कौवा अपनी कर्कश आवाज के कारण किसी को भी आकर्षित नहीं कर पाता। ठीक है, अब आगे देखिए। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। दो को एक रंग, दो यानी दोनों, दोनों का एक ही रंग है, अर्थात दोनों काले रंग के हैं। काग सब भय अपावन, अपावन यानी अपवित्र, जबकि कौवा, काग यानी कौवा, कौवा अपनी वाणी के कारण सभी को अपवित्र लगता है, क्योंकि उसकी कर्कश आवाज सभी को अनाकर्षित कर देती है। जबकि कोयल काले होने के बाद भी अपनी वाणी के कारण, मधुर आवाज के कारण सभी का मन आकर्षित कर लेती है। कह गिरधर कबीराय, सुनो ठाकुर मन के। कवियां वर्णन करते हैं कि गिरधर कबीराय कहते हैं कि
अपनी मनमर्जी के मालिक मानने वाले लोगों। अब आप ध्यान से सुन लें। बिनु गुण रहे न कोई, सहस न गाहक गुण के। यानी बिना गुण वाले को कोई भी स्वीकार नहीं करता। गुण वाले यानी सहस यानी हजारों, हजारों लोग गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। यानी गुणवान मनुष्य को ग्रहण करने वाले हजारों लोग तुरंत तैयार रहते हैं। इस प्रकार कौवा और कोयल के माध्यम से कवि ने गुणों के महत्व का वर्णन किया है। अब इसका विशेष है फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर कौवा और कोयल दोनों में समानता और असमानता बताई गई है कि कोयल और कौवा दोनों ही एक ही रंग के होते हैं, यानी समान काले रंग के होते हैं, किंतु दोनों में वाणी की असमानता होती है। अतः एक अपनी मीठी वाणी के कारण सभी का मन आकर्षित कर लेती है, तो कौवा सभी को अनाकर्षित करता है अपनी कर्कश आवाज के कारण। यानी यहाँ पर वाणी के महत्व का वर्णन किया गया है, वाणी के माध्यम से गुणों को दर्शाया गया है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि मनुष्य को शिक्षा लेनी चाहिए कोयल और कौवे के माध्यम से कि अपनी मीठी और मनमोहक आवाज से सभी का मन हरने वाला होना चाहिए। यानी मधुर वाणी का महत्व बताया गया है। अगला पॉइंट है भाषा शैली। यहाँ पर हिंदी भाषा के शब्दों के साथ ब्रज और अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर है शांत रस का प्रयोग, कुंडली छंद का प्रयोग, और फिर आता है काव्य सौंदर्य, जिसमें है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और कुंडली छंद की विशेषताएं मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और वही यहाँ पर भी है कि कुंडली छंद की, अगर आपको कभी प्रश्न आ जाए कि कुंडली छंद की विशेषताएं लिखिए, तो आप इनकी सारी विशेषताओं को इसमें लिखेंगे। क्या है विशेषता? कि प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है, चौथा और पांचवा चरण समान होता है, और इसमें अलंकारों की बहुतायत होती है। अब यह पहचानना आपको आना चाहिए, जिसमें से अनुप्रास अलंकार मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, आज ये तीसरा अनुच्छेद यानी तीसरी कुंडली आपकी पूरी हो गई है। अब हम अगली वीडियो में चौथी कुंडली का अध्ययन करेंगे।